नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का धरना लगातार जारी है। आपको बता दें, पिछले 11 दिनों से कुश्ती पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है और लगातार इसमें राजनीतिक लोगों का पहुंचना भी जारी है। विपक्ष से तमाम बड़े चेहरे इस धरना प्रदर्शन में पहुंच चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, प्रियंका गांधी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी से केजरीवाल भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी है और ये धरना प्रदर्शन कहा जा रहा है तब तक खत्म नहीं होगा जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती। पहलवान केवल इसी शर्त पर यहां से उठेंगे जब बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी यहां से हो जाएगी। वहीं धरना प्रदर्शन को समर्थन देने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर भी जंतर मंतर पर पहुंचे। आपको बता दें कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों ने सभी से समर्थन देने की अपील की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहलवानों का प्रदर्शन जारी है और आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर भी यहां पर समर्थन देने के लिए पहुंचे। इसके बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है, सुनिए। पहलवान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उनका समर्थन करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर पहुंचे हुए हैं। आप यहां पे समर्थन करने पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ आपकी बातचीत हुई पहलवानों से? हमने पहलवानों को मूल रूप से यह कहा है कि वह कानूनी पहलुओं को देखें। कानूनी पहलुओं में वो कमज़ोर दिख रहे हैं, मैं साफ कहूं। उन्होंने कहा कि इनकी एक लीगल टीम है जो देख रही है। मेरा यह मानना है कि जो पीड़ित हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से जानना चाहिए कि क्या क्या कानूनी पहलू हैं, क्या एफआईआर है, कौन मुलजिम है। तो इन बातों को जब तक वो खुद नहीं जानेंगे, कानून की लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। हमने अपना नंबर भी उनको दिया है और कहा है कि यदि उन्हें आवश्यकता होगी तो हमें बताएं, लेकिन सबसे पहले कानूनी पहलुओं को स्वयं ध्यान दें। बृजभूषण शरण सिंह का रुख नरम नहीं नजर आ रहा। वो कह रहे हैं कि मेरे पे अपराध सिद्ध हो जाए, मुझे फांसी पर लटका दो, कोई सामने आके कहे तो ऐसा इतनी लंबी इतने पहले का आरोप है, अब क्यों लगा रहे हैं, और इतने दिनों से लोग कहाँ थे? बृजभूषण जी जानते हैं कि सरकार उनके साथ है, सरकार की ताकत उनके साथ है, डबल इंजन उनके साथ है। यूपी की इंजन अलग से उनके साथ है, भारत सरकार की इंजन अलग है, इसीलिए वो निर्द्वंद्व हैं। एक आखिरी सवाल इससे इतर रहेगा। माफिया अतीक अहमद की बात करें, अशरफ अहमद की बात करें, आपने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है, क्या कुछ उस याचिका में है और अभी तक कितना वो पूरा मामला आगे बढ़ा? देखिए, याचिका में हमने यह कहा है कि उस मामले में प्रथम दृष्टया राज्य पोषित हत्या दिखती है, उस पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, जिन्होंने न्यूज़ इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बात की। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। खबर सामने आ रही है कि रेसलर्स की याचिका पर अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन का 11वां दिन। आगे बढ़ रहे हैं। करोड़ों रुपयों की ठगी करने का आरोपी व फर्जी कंपनियों का संचालक संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। खबर है कि ईडी ने गाजीपुर से लेकर के दिल्ली तक 19 ठिकानों पर छापा मारा है। इस दौरान ईडी ने कई दस्तावेजों को बरामद किया है। दिल्ली एम्स में एक लड़की के जबड़े में हुए दुर्लभ तरह की ट्यूमर की सफल सर्जरी की गई है। 14 साल की लड़की को जबड़े की आंतरिक कोशिका में हाइपर पैराथायराइड और ट्यूमर की शिकायत थी, जो एक विशाल आकार का हो गया था, जिससे चेहरे की विकृति और खाने और बोलने में कठिनाई होने लगी थी। एम्स के आम सर्जरी विभाग और मैक्सफॉलिशियल सर्जरी के सहयोग से ये जटिल ऑपरेशन किया जा सका है। इसमें सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुनील चंबर और मैक्सो
मैक्सिलोफेशियल विभाग के प्रमुख डॉक्टर अजय राय चौधरी की प्रमुख भूमिका रही है। द्वारका एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 276 ग्राम फाइन क्वालिटी की हेरोइन बरामद की है। साथ ही इसके पास से 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं जो तस्करी के दौरान इस्तेमाल होते थे। डीसीपी द्वारका एम हर्षवर्धन के मुताबिक बरामद ड्रग्स की कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। छानबीन में पुलिस को यह भी पता चला कि गिरफ्तार ड्रग तस्कर फॉरेनर एक्ट के मामले में पहले गिरफ्तार हो चुका है। बेल पर जेल से छूटने के बाद इसके खिलाफ वारंट भी हो चुका है। आरोपी ड्रग तस्करी ही सिर्फ नहीं करता बल्कि ड्रग तस्करों का बैकबोन भी था। द्वारका जिले के बाबा हरिदास नगर थाना इलाके में मेड का काम करने वाली महिला को उसी के घर में हत्या कर दी गई। आरोपी कोई और नहीं उसी का पति निकला जो पिछले कई महीनों से बेरोजगार चल रहा था और उसी को लेकर अक्सर घर में कलेश होता रहता था। पूर्वी दिल्ली के खुरेजी रोड पर 20 फुट तक सड़क धंस गई। गनीमत यह रही कि सुबह इस सड़क से एक स्कूल बस गुजरी जिसमें स्कूली बच्चे बैठे हुए थे। जैसे ही बस कुछ दूरी पर निकली सड़क अचानक से धंस गई। बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। दिल्ली में बेमौसम बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। बारिश की वजह से कई जगह पर जाम लग गया है। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। पचकुइया रोड से लेकर के झंडेवालान मेट्रो स्टेशन करोल बाग तक करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी बढ़ गई है। जाम में एम्बुलेंस भी फंसी रही। दिल्ली में बारिश होने से लोगों को तेज गर्मी से तो राहत मिल गई है, वहीं मौसम भी सुहावना हो गया है, लेकिन बारिश राहगीरों के लिए आफत बनती नजर आई है। कुछ ही देर की बारिश से नजफगढ़ इलाके की सड़कें पानी पानी हो गई। सड़कों पर कई फीट बारिश का पानी भर गया और कुछ देर भी बारिश लोगों के लिए आफत बनती हुई नजर आई। अगली बड़ी खबर जो आ रही है लखनऊ से, सरकारी बिल्डिंग के अंदर का एक बड़ा हिस्सा गिरा। सर्वेंट क्वार्टर के गिरने से कई लोग बिल्डिंग में फंसे हुए। वीआईपी गेस्ट हाउस के पास सरकारी इमारत का हिस्सा गिरा। 3 लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला गया है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम घटनास्थल पर ही मौजूद है। हजरतगंज कोतवाली के डालीबाग का पूरा मामला है। छज्जे के नीचे दबी महिला का रेस्क्यू भी किया जा चुका है। महिला को सकुशल बाहर भी निकाला गया है। बिल्डिंग खाली कराने के पहले ही जारी हो चुके थे आदेश और एसीपी हजरतगंज मौके पर मौजूद है। अग्निशमन की हाइड्रोलिक मशीन मौके पर पहुंची और लगातार स्थिति को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ वन इंडिया पर बोले डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा, हादसे में कोई हताहत नहीं हुई है, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। तो न्यूज़ वन इंडिया पर बोले डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। हमारे साथ है जिलाधिकारी लखनऊ पवन गंगवार साहब। सर जी, जिस तरीके से आज ये बिल्डिंग गिरी है, पहले ही बताया गया कि नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन लोग इसमें रह रहे हैं। अभी ये हम एग्जामिनेशन करा रहे हैं, लेकिन अभी जो इमीडिएट है वो ये है कि छज्जा गिरा है और छज्जे के लटक जाने की वजह से एक परिवार जो यहाँ रह रहा था उसके निकास का द्वार बंद हो गया था। तो लोगों ने सूचना किया और फायर सर्विस के लोग तुरंत आकर उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया है। किसी को कोई चोट नहीं आई है और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 2 पुरुष थे, 2 महिलाएं और 1 बच्चे। जो पड़ोस के लोग हैं उनसे बात हो गई है कि अब कोई अंदर नहीं है? अभी इसका अंदर निर्देश दिए गए हैं कि लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएंगे। कुछ ऐसे भवन हैं सर, जैसे सामने भी है, इसमें लाइटें जल रही हैं, कुछ कपड़े भी टंगे हुए हैं, मतलब लोग रह रहे थे यहाँ पर। हाँ, ये आवासित बिल्डिंग दिख रही है जो अभी देख रहे हैं हम लोग। अगर पीडब्ल्यूडी के द्वारा, ये हम अभी एग्जामिनेशन करा लेते हैं, अगर पीडब्ल्यूडी के द्वारा इसे निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है तो इसको वैकेट कराया जाएगा तुरंत। सामने की भी बिल्डिंगें हैं, चूंकि वीआईपी इलाका है, कई मंत्रियों के आवास यहाँ पर हैं, वो लोग ना रहें ऐसी बिल्डिंगों में, उसके लिए भी निर्देश देंगे क्या?
बिल्कुल, जो बिल्डिंग्स निष्प्रयोज्य घोषित हो चुकी हैं या जर्जर अवस्था में हैं, जहां पर कि कभी भी हादसे हो सकते हैं, वो चाहे सरकारी बिल्डिंग हो या प्राइवेट बिल्डिंग हो या किसी प्रकार के भवन हो, जो आवास के लिए सुरक्षित ना हो, उसमें लोगों को नहीं रहना चाहिए। और हम ये लोग इंश्योर करेंगे कि उन लोगों को समय पर सुरक्षित वापस बाहर निकाला जाए। सर, आपकी टीम ने बहुत तेजी के साथ काम किया, खासतौर पर फायर विभाग के अफसरों ने, उनको क्या कहना चाहिए? फायर सर्विसेज का क्विक रिस्पांस, ये जनरली यहाँ जहाँ पर भी घटना होती है सबसे पहले हमारी टीम जो पहुँचने वाली होती है फायर सर्विस की होती है, यहाँ पर भी उन्होंने बहुत क्विकली इस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया और सब लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। धन्यवाद। ये हैं लखनऊ जिलाधिकारी पवन गंगवार, जो बता रहे थे कि किस तरीके से हमने चीजों को तेजी के साथ टैकल किया और जो चीजें थी उनको बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया। और हमारी कोशिश भी यही है कि कोई भी लोग यहाँ ना फंसे रहें। जो निष्प्रयोज्य बिल्डिंग है, जिनको पीडब्ल्यूडी या दूसरे विभागों ने निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया है, उन पर कोई लोग ना रहें, उसको लेकर हम इंश्योर करेंगे। लगातार पूरे मामले को लेकर हम अपनी निगाह बनाए हुए हैं। कैमरामैन निखिल के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो बिल्डिंग हादसे को लेकर के न्यूज़ 1 इंडिया ने जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार से खास बातचीत की, जो कि हमने आपको सुनवाई। अब आगे बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद में सपा, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन की मेयर प्रत्याशी पूनम यादव के पति सिकंदर यादव ने प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें और उनके पार्षद उम्मीदवारों को परमिशन नहीं दी जा रही है। वाहन प्रचार, दफ्तर खोलने सहित तमाम कामों में प्रशासन जानबूझकर देरी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्रत्याशी भी सपा प्रत्याशियों के पोस्टर के ऊपर अपने स्टिकर चिपका रहे हैं। देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है, लोकतंत्र का उत्सव है और संविधान ये कहता है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। चुनावी जो मशीनरी है वो किसी के पक्ष में काम नहीं करनी चाहिए। लेकिन पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, हमारे हर एक पार्षद की शिकायत है कि उसको परमिशन नहीं मिल पा रहा है। परमिशन जिनको मिल रही है बहुत देरी से मिल रही है। चुनाव में बहुत कम समय बचा, तो हमारा जो इसको चुनाव को मॉनिटर कर रहे हैं, जो पर्यवेक्षक हैं, जो निर्वाचन अधिकारी, उनसे अनुरोध है कि हमारे जो पार्षद हैं उनके साथ भेदभाव न किया जाए, उनको समय से परमिशन दी जाए। जैसे एक उदाहरण मैं और आपको बताऊँ, हमने एक एलईडी वैन के लिए परमिशन कराई थी, हमको परमिशन मिल गई, लेकिन अब हमें बताया गया कि वो चुनाव आयोग से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, दोबारा से उसके कागज़ और कंटेंट आपको देने पड़ेंगे। आज 2 तारीख हो चुकी है, 1-2 दिन अगर इसमें और लग गए तो हम पे हमारे चुनाव को इसका नुकसान। क्या प्रशासन मिला हुआ है? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता, मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता, कोई नेगेटिव बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ये अनुरोध है कि वो हमको, जैसे बीजेपी के लोगों को तो तुरंत परमिशन मिल रही है, हमको भी परमिशन दी जाए, एक फेयर कंपटीशन हो। बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर के पार्टी के सभी प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं सपा के सियाना नगर पालिका से प्रत्याशी ताहिर सैफी से खास बातचीत की न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने। देखिए, यूपी के बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशी पूरी तरीके से ताकत झोंक दी है। हालांकि दूसरे फेज का चुनाव है, 11 तारीख को यहाँ पर चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टी के प्रत्याशी अपनी ताकत झोंक चुके हैं। अब मैं बातचीत कर लेता हूं। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने ताहिर सैफी को यहाँ से टिकट दिया है। बातचीत कर लेते हैं। सर, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे 5 ऐसे मुद्दे गिनाइए जहां आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता को मुद्दों को चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे लोकल मुद्दे क्या हैं जो जनता आपको क्यों वोट दे? देखिए, सियाना के अंदर आपने देखा होगा, पिछले 20-25 साल में जैसा सियाना पहले था, ऐसा ही सियाना आज नज़र आता है। विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया है। जहाँ तक नाली खरंजों की बात है, जैसे 20 साल पहले जिन मोहल्लों में नाली और सड़कें बनाई गई थी, वही उन्हीं स्थिति में वो मौजूद हैं। और जितनी भी नई आबादी यहाँ सियाना के आसपास हुई है, उनकी स्थिति जाकर देखें तो वहाँ पानी का भराव हमेशा रहता है और गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है। जो नाले यहाँ से निकले हुए हैं, चाहे वो हनीफ गली के नाले हों या और भी जो एरिया है उनके अंदर, तो वो पूरी तरह से जाम हो चुके हैं, भरे पड़े हैं, कोई देखने को उनके नहीं हो रही है। ये थे हमारे साथ में ताहिर सैफी। उनका साफ साफ कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टी पूरी ताकत से है। समाजवादी पार्टी भाजपा से टक्कर मार रही है। हालांकि उन्होंने इशारे में सीधा एचएम की तरफ से भी कहा कि धर्म को लेकर चुनाव ना जोड़ा जाए, वो जो मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, उन मुद्दों के अनुसार चुनाव जोड़ा जाए। अब देखना ये होगा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, अब वोटर किस कर्म बढ़े। हालांकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी दूसरे फेस में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, अखिलेश भी ने भी पूरी कमाल संभाल रही है, सहारनपुर का भी दौरा किया है,
अब देखना होगा कि उनकी जनसभा यहाँ होती है, अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। अब देखना होगा, ताहिर शफी ने पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक दी है और जनता के साथ में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया, बुलंदशहर। यूपी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाजीपुर स्थित सुभई गांव जाकर पूर्व मुखिया स्वर्गीय ब्रह्मदेव राय के श्रद्धा कर्म में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय ब्रह्मदेव राय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं स्वर्गीय ब्रह्मदेव राय के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदना भी प्रकट की। खबर सासाराम से है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जेडीयू और नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। नीतीश कुमार अपने प्रशासन के माध्यम से बिहार के गांव-गांव में शराब माफिया पैदा कर रहे हैं और उसके माध्यम से 10,000 करोड़ की राशि जेडीयू और नीतीश कुमार तक पहुंचा रहे हैं, जो अपने आप में बड़ा घोटाला है। उन्होंने सासाराम के समरणालय के सामने बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के खिलाफ धरने के दौरान उक्त बातें कही हैं। सम्राट चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अभिनेता आमिर खान की फिल्म गजनी की तरह हो गए हैं। आज पटना जिला प्रशासन ने हनुमान मंदिर से लेकर जामा मस्जिद तक फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को हटा दिया। दुकानदारों ने सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। माले विधायक महबूब आलम भी फुटपाथ दुकानदारों का समर्थन किया और वहां का जायजा लिया। हमारे ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह ने देखिए। बिहार में बहार है, चाचा भतीजे का सरकार है। जी हाँ, यदि देखा जाए तो ये बिहार में आए दिन ये अब शब्दों का उपयोग होने लगा। अब देखा जाए तो पटना में हनुमान मंदिर से लेकर मस्जिद तक का जितने भी दुकानें लगती थी रोड पे, फुटपाथ पे, उन्हें हटा दिया गया है। जबकि बिहार में सीएम और डिप्टी सीएम बेरोजगारी हटाने की बात कर रहे हैं, अब यहाँ से बेरोजगारी को हटाया जा रहा है। क्या मामला आ गया सर? मेरा नाम दीपक है, मैं नासवी से हूँ। मेरा यही कहना है कि फुटपाथ दुकानदारों के लिए जो स्मार्ट सिटी के तहत जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट बना था स्मार्ट सिटी का प्रपोजल, उसमें यह था नगर निगम में फुटपाथ दुकानदारों के साथ बैठक हुई थी, न्यू मार्केट के सभी दुकानदारों के साथ, और उसमें यह तय हुआ था कि नगर निगम की जो पुरानी वाली बिल्डिंग है उस बिल्डिंग पे मल्टीप्लेक्स बनेगा और उसमें नीचे का जो पार्ट होगा वो पूरा का पार्ट जो है यहाँ के जो 400-450 फुटपाथ दुकानदार हैं। छोड़िए साहब, ये बताइए कि सरकार में जिस तरह बेरोजगारी भगाने की बात की जा रही है, तब बेरोजगारों को भगाया जा रहा है। हाँ, बेरोजगारों को भगाने का काम किया जा रहा है। तो यदि यह काम चलता रहा तो आज हम लोगों ने यहाँ पे बैठक किया है और फुटपाथ दुकानदार एकजुट हो रहे हैं। और यदि आज अभी हम लोग प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं नगर निगम में बात करने के लिए अपनी मांगों को लेकर के, यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई और हमें जो है वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हमें जगह नहीं दिया गया, हमें सम्मान नहीं दिया गया, हमारे रोजगार को सुरक्षित नहीं किया गया, तो हम पूरे पटना के फुटपाथ दुकानदार हम जो है नगर निगम कार्यालय को घेरेंगे। ये है बिहार और यहाँ पे चल रहा है चाचा भतीजे का सरकार, जिसमें गरीब अब मारे जा रहे हैं। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना।